इंडियन शेयर बाजार में जो तबाही की जर्नी है वो कंटिन्यू है और ऐसा देख करके लग रहा है कि ये जर्नी कब रुकेगी कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बोल दिया है कि अनफेयर ट्रेड को लेकर के ये और टैरिफ लगा सकते हैं, जिसके अंदर इंडिया, चाइना और भी 14 कंट्रीज हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर वापस से एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला। ट्रंप ने बोला था कि ईरान की वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद यहां पे एक बड़ा अप देखने को मिला और इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। यूएस का जो क्रूड ऑयल टैंकर है उसको तबाह कर दिया गया ईरान की स्ट्राइक के बाद, जिस वजह से यहां पर एक मेजर अप मूव देखने को मिला। हरदीप पुरी ने यह चीज बोला है कि ये जो मेजर प्रॉब्लम इस समय पे चल रही है इससे डरने की बात नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपके काफी सारे क्वेश्चंस पिक करूंगा, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, गोल्ड कैसा दिख रहा है, सिल्वर कैसा दिख रहा है, बिटकॉइन के अंदर बेसिकली क्या चल रहा है और काफी सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियो पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी कर देना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने बाजार से। बाजार के अंदर आज कंटिन्यू तबाही देखने को मिली और ऐसा लग रहा है कि ये जो बाजार है कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। आज जो टॉप लूजर्स देखने को मिले वो ऑटोमोबाइल कंपनीज देखने को मिली और जो गेनर्स थे वो थे हमारी एनर्जी वाले सेक्टर्स। ओवरऑल इंडाइसिस की बात करें तो सारे इंडाइसिस गिरे हुए थे, लेकिन बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा गिरा हुआ है क्योंकि ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ आता है, इसलिए ज्यादा गिरा हुआ है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये बाजार क्यों गिरा है और क्या हमें यहां पर बेच करके निकल जाना चाहिए। एक थ्योरी जो मेरे लिए हमेशा सही से काम करती है कि अगर मुझे कोई 10वीं क्लास का बच्चा मिल जाए और उससे मैं पूछूं कि भाई शेयर बाजार का क्या हो रहा है, वो बोले कि शेयर बाजार तो तबाह हो जाएगा, अब ये वापस नहीं आ पाएगा, या फिर वो ये बोले कि शेयर बाजार सिर्फ ऊपर जाएगा, ये वापस नीचे नहीं आ पाएगा, तो मैं हमेशा उसका उल्टा करता हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं जब हर एक इंसान जिसको कुछ नहीं पता शेयर बाजार के बारे में, वो भी सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि शेयर बाजार अपने बॉटम आउट की सिचुएशन पर आ चुका है। सब डरे हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी डर रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ वो भी डर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको कंट्रेरियन बेट ले लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ये चीज मैंने करी थी जब ऑल टाइम हाई पे बाजार था। हर इंसान कह रहा था, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में एबीसी भी नहीं पता, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, वो भी कह रहा था कि बाजार में ही पैसा बनता है। तब मैंने बेचना शुरू किया था और अब मैं इसीलिए खरीदना शुरू कर रहा हूं क्योंकि जिसको नहीं पता वो भी कह रहा है कि भाई शेयर बाजार में सब तबाही हो जाता है। तो ये चीज याद रखना क्योंकि ये चीज वॉरेन बफेट सर ने हमें सिखाई थी। मैंने आपको इसका हिंदी वर्जन समझा दिया है। बेसिकली बाजार के अंदर ये तबाही क्यों आ रही है, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, इसके पीछे हमारा मेन कारण है क्रूड ऑयल। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या वो खाना है? नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्रूड ऑयल। अगर जो क्रूड ऑयल है ये महंगा होता है, मतलब $1 भी महंगा होता है, तो हमारा बाजार गिर जाता है। और आज की डेट के अंदर जो क्रूड ऑयल नॉर्मली चल रहा था $60 के आसपास, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इस समय पे बाजार के अंदर कहर आना पूरी तरीके से नॉर्मल है, गिरावट नॉर्मल है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं $120 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल चला जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि इंडिया को छोड़ दो, क्या यूएस भी $120 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल को सस्टेनेबली यूज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से अगर आप ये सोच रहे हो कि $120 चला गया या $200 चला गया, $250 चला गया, तो वहां पे सस्टेन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दुनिया ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस सिचुएशन में, तो इससे डरने की इतनी जरूरत नहीं है। ये मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आपको अच्छे स्टॉक्स मिले, म्यूचुअल फंड्स मिले, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सारे के सारे लोग पैसिमिस्ट हो चुके हैं, मुझे पता है, सब डरे हुए हैं और डरे हुए टाइम पे ही एक असली इन्वेस्टर दिखाता है कि भाई वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, ना कि जो बाजार की न्यूज के बेसिस के ऊपर काम करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपना दिमाग से काम लेता है, ना कि इमोशन से, ना कि डर से। डर लगता है लेकिन उस डर पे जो काबू करके इन्वेस्ट करता है वो एक्चुअली में वेल्थ बिल्ड करता है आने वाले टाइम पे। जो डर जाता है, बेच देता है या जो ग्रीडी होकर के खरीद लेता है, वो हर बार लॉस करता है। और 2020 के बाद जितने भी लोग आए हैं वो लोग इस समय पे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उसके बाद ऐसी सिचुएशन शायद पहली बार आपको देखने को मिल रही है। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करते रहो। आज की डेट में हर इंसान आपको बोलेगा कि बेच करके निकल जाओ, हर इंसान आपको कोसेगा कि गलत कर दिया, लेकिन जब यही रिकवरी आ रही होगी ना तो वही लोग आपके पीछे खड़े होंगे जो इस समय पे आपके अगेंस्ट खड़े हैं। तो इन्वेस्टर की जर्नी हमेशा अकेली होती है। डिसीजन आपको लेना है, करना है नहीं करना। मुझे कमेंट में बताना आप क्या सोच रहे हो। अदर देन दैट, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल ऊपर क्यों जाना शुरू कर दिया है, यहां पे जो यूएस का जो टैंकर था जो कि क्रूड ऑयल लेकर के निकल रहा था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास से, उसको स्ट्राइक कर दिया गया। और ये सिर्फ यूएस के साथ नहीं किया गया,
थाईलैंड का एक टैंकर था जो कि इंडिया आ रहा था, उस पर भी स्ट्राइक करके गिरा दिया गया। मतलब क्या है कि अब जो ट्रंप कह रहा था कि मैं आने वाले टाइम पे लोगों को इंश्योरेंस दे दूंगा, आप करो अपना काम, वो खुद को ही नहीं बचा पा रहा तो दूसरों को क्या बचाएगा। इसी के साथ साथ ये काम करना इतना आसान भी नहीं है। नेट नेट अगर आप देखोगे तो बाजार के अंदर ये एक सबसे बड़ी दिक्कत का माहौल बना करके बैठा हुआ है। जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे तब तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आने वाले 1 महीने तक भी ना आए, कम से कम अच्छी पोजीशन तो बिल्ड कर पाएंगे। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होगे। अदर देन दैट एक और बहुत अच्छी चीज आती है कि ट्रंप एक और बार आ गया, अपने आप से पलट गया कि मैं जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं देश, उनके ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा। अनफेयर ट्रेड का बेसिक मतलब यहां पर यह है कि कोई जो देश है वो अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या अपने जो इंडस्ट्री है उसको काफी सारा कंसेशन देता है, मतलब वहां पर टैरिफ नहीं लगाता या सस्ता रॉ मटेरियल दे देता है या काफी सारा पैसा वापस कर देता है। तो वो जो इंडस्ट्री है वो सस्ते प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और यूएस जाकर के बेच देती है। अब अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस देश के ऊपर टैरिफ लग जाएगा। इंडिया के अंदर कौन करता है? नॉर्मली स्टील की इंडस्ट्रीज करती हैं, हम काफी सारा कंसेशन देते हैं। एनर्जी की कंपनीज करती हैं, हम काफी सारा कंसेशन दे देते हैं। और आपको भी पता है दो सबसे बड़े कौन है इंडिया के अंदर जिसको सबसे ज्यादा कंसेशन मिलता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यूएस ने बोला कि भाई मैं इन पे टैरिफ लगा दूंगा। मतलब क्या है? दोबारा से टैरिफ लग सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये बनी हुई है बाजार के अंदर, तो इसी वजह से जो गोल्ड है इसके अंदर भी आने वाले टाइम पे हो सकता है एक बड़ा स्पाइक आपको देखने को मिले। सो नेट 2026 के अंदर मुझे लगता है जो चाचा ने बोला था कि दुनिया तबाह हो जाएगी, शायद वो सच्ची ना हो जाए। लेकिन एज अ इन्वेस्टर मेरा काम है हमेशा पॉजिटिव चीजें देखना, बाजार के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और मैं यही चीज कर रहा हूं। मैं अपनी मेंबर कम्युनिटी के ऊपर आज मैंने पोस्ट किया कि कौन कौन सी चीजें मैं खरीद रहा हूं, और मैं टाइम टू टाइम वहां पर पोस्ट करता रहता हूं क्या मैं खरीद रहा हूं, क्या मैं बेच रहा हूं, ताकि वहां पर अपडेटेड रहे और मैं क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट कर पाऊं। सो अगर किसी को जानना है कि मैंने क्या खरीदा क्या बेचा, सो मेंबर कम्युनिटी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा या ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अदर देन दैट एक और न्यूज सामने आती है जहां पर एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात हो रही 28% की। लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के अंदर जो एलपीजी गैस है वो मिलना थोड़ा सा काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। इवन जो हमारे यहाँ पे हाउस हेल्प आती है उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई कि उनको भी जो सिलेंडर्स हैं वो नहीं मिल पा रहे। ये आज ही की बात है, मैंने उनसे कंफर्म किया जब ये न्यूज़ देखी। बैंगलोर के अंदर मेरे काफ़ी सारे दोस्त रहते हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा। तो कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, बट ये न्यूज़ है कि भाई हो सकता है आने वाले टाइम पर एलपीजी सिलेंडर्स आपको आसानी से मिलने लगे। जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर हैं इनके ऊपर एक मेजर खतरा है, ये शायद बंद हो जाएंगे क्योंकि एलपीजी की जो खपत है वो पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक आम नागरिक जिसको 1 या 2 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है महीने के अंदर, उसकी खपत शायद पूरी हो पाए। और यहां पर जो एक फियर मॉन्गरिंग हो गई थी जिस वजह से हर इंसान ने सिलेंडर को उठा करके अपने घर में रखना शुरू कर दिया था, उसको शांत करने की गुहार भी लगाई गई है हमारी सरकार की साइड से कि डरो मत, जो सरकार है इस पर काम कर रही है। आप मुझे बताना आप डरे हुए नहीं हो या आपकी साइड के ऊपर एलपीजी की सिलेंडर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं या फिर वो इस समय पे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से नहीं चल रहे, फ्री फॉल हो रहे हैं, तो डाउन साइड एवरेज बिल्कुल मत करना उनको। डाउन साइड एवरेज करने में कई बार फंस जाते हैं, जैसे कि इस समय पे केपीआईटी हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, टीसीएस इन्फोसिस हो गए। इसको अगर आप डाउन साइड एवरेज करने जाओगे तो आपका पूरा पूरा पैसा लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रुकना कहाँ पर है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, अगर मैं केपीआईटी का ही एग्जाम्पल ले लूँ तो अगर आप देखोगे जो ऑल टाइम हाई है इससे जो केपीआईटी है हमारी वो करीब 65% के आसपास गिर चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम 65% गिरने की नहीं है, नॉर्मल है, हो जाता है, स्टॉक मार्केट में गिरता है, इतना स्टॉक गिर जाता है कई बार, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो फ्री फॉल है दिक्कत सिर्फ इसकी है, ये जो फ्री फॉल हो रहा है ये कहीं पे जाके रुक नहीं रहा, दिक्कत इसकी है। अगर ये सिर्फ ऐसा कंसोलिडेशन भी दे दे तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फ्री फॉल हो रहे हैं तो इसके अंदर एसआईपी बिल्कुल मत करना है, ये एक रिस्की एरिया हो सकता है क्योंकि कोई स्टॉक कितना गिरेगा किसी को नहीं पता और कहां जाकर के रुकेगा किसी को नहीं पता, हो सकता है आप पूरा पैसा डाल दो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर लूं जहां पर पर्सनली आज मैंने इन्वेस्ट किया है, सो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इस समय पे अपने ऑल टाइम हाई से एक मेजर क्रैश देख रहा है। अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई जो इसका रहा वो रहा 2024 में बना, आज 2026 आ चुका है, उसके बाद भी 18% गिर गया है और ऑलमोस्ट बॉटम की साइड आ रहा है। यहां पर मैंने आज दोबारा से इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने पास्ट में बताया है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में आज डाल चुका हूं। मैक्सिमम डाउन साइड मुझे लगता है यहां से 10% का है, मैक्सिमम अपसाइड मुझे लगता है 21% का है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में आ रहा है।
तो इंडेक्स के लेवल पर एक स्विंग मेरे हिसाब से अच्छा बन रहा है, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है स्टॉक के पर्सपेक्टिव से, और जो रिवॉर्ड है वो भी हमें डिसेंट देखने को मिलता है। तो केपीआईटी जैसा स्टॉक या कोई भी दूसरा स्टॉक जिसके अंदर फ्री फॉल हो रहा है, डाउन साइड एवरेज मत करो, वहां पर वेट एंड वॉच करो, जब कंसोलिडेशन मिले तब इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही काम होगा। जो इस समय पे मोमेंटम में है, जिसके अंदर आपका पोर्टफोलियो आज भी ग्रीन में, जैसे मेरे केस के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि चोलामंडलम हो गया, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हो गया, जैसे कि मुथूट हो गया, इन्होंने मेरे पोर्टफोलियो को आज भी एक अच्छे लेवल पर बचाया हुआ है। पोर्टफोलियो 20-25% डाउन नहीं है, जबकि बाजार काफी ज्यादा गिरा हुआ है, तो मैं इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं। जो स्टॉक्स हैं जैसे कि केपीआईटी काफी ज्यादा गिर गया है, मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर होल्ड करा हुआ है, मैंने इसको बेचा भी नहीं है, ना ही इसके अंदर मैं अभी खरीद रहा हूं। जब मुझे कंसोलिडेशन दिखेगी तभी यहां पर बाइंग हम करेंगे। सो ये चीज मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, तो डरने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब सब कह रहे हैं डरे रहो, तब आप ग्रीडी बन जाओ। दूसरी चीज, अगर आप ये सोचो कि आने वाले टाइम पे बहुत गंदी तबाही आएगी, तो जो शेयर बाजार है ना, वो डिस्काउंटेड बाजार होता है। मतलब क्या है, जो चीज आप सोच रहे हो, जो न्यूज आज की डेट के अंदर बाजार के अंदर है, ये मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। आने वाले 5 से 6 दिन 7 दिन को भी प्राइस इन कर चुका है बाजार। तो ये अगर आप सोचो कि भाई न्यूज आई अब मैं बेच दूं, बाजार ने रिएक्ट कर दिया जैसा उसे करना था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो न्यूज को बहुत तेजी से कंज्यूम करता है बाजार, तो इसको आप न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते यहां पे। तो इतना इंटेलिजेंट मत बनना कि भाई न्यूज आई है मैं बेच देता हूं, बाजार ऑलरेडी उसे प्राइस इन कर चुका होता है। तो बाजार नेगेटिव है, मतलब क्या है, उसे पता है कि आने वाले 7-8 दिन तक क्या हो सकता है, राइट। अब कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज आ जाए तो वो पूरी अलग तरीके से ही ट्रीट की जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है सौरभ बोस जी का, इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं एक का आंसर दूंगा, बाकी मैं मेंबर कम्युनिटी पे बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, डीप में डिस्कस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन्होंने पूछा है कि मैंने रिसर्च करा है, जो फेमस इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफेट, रे डालियो, पीटर लिंच, राकेश जुनवाला, विजय केडिया, इन सब ने सबसे ज्यादा पैसा जो बनाया वो स्टॉक मार्केट में बनाया। बाकी के जो एसेट क्लास है जैसे क्रिप्टो हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन्होंने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, मोटा मोटा इनका क्वेश्चन ये है। सो मुझे लगता है कि इन्वेस्ट हमें स्टॉक मार्केट में ही करना चाहिए, बाकी मैं सही हूं या गलत हूं, मोटा मोटा इनका क्वेश्चन ये है। सो सर मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो पास्ट के रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न को गारंटी नहीं करते। इन सब ने जब इन्वेस्ट किया, बड़े इन्वेस्टर्स ने, तब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, दुनिया में तबाही नहीं थी, टैक्सेस काफ़ी कम थे। जैसे राकेश जुनवाला अगर आज इन्वेस्ट करे तो आप ये मान लो 12-12.5% या 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो उन्हें को ही देना पड़ेगा, तो उनकी वेल्थ में इतनी कमी आ जाएगी। लेकिन क्या ये 2015 या उससे पहले था? नहीं, उससे पहले नहीं था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा था उस हिसाब से आगे भी ग्रो करेगा? ये क्वेश्चन है आपसे खुद को, ये आपको खुद से पूछना चाहिए। तीसरी चीज हो गई कि क्या जिस हिसाब से वॉर लाइक सिचुएशन आज की डेट है, क्या ये 20 साल के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पे ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, टैरिफ लग रहा है, दुनिया में तबाही हो गई है, डॉलर के जो यूएसएस के ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्जा है, क्या ये चीजें पहले नहीं आई? तो सिचुएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो चेंज होता है। आज से 10 साल तक अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट से गोल्ड चल जाता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो आने वाले जो 10 साल के बाद बच्चे होंगे वो बोलेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, गोल्ड में पैसा बनता है। लेकिन ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि आज की सिचुएशन में क्या सेफ है, दुनिया में वॉर हो रही है, लोगों का विश्वास यूएस से हट गया है। जैसे इस समय पर अगर आप मिडिल ईस्ट को देखोगे, मिडिल ईस्ट भी अब यूएस पे भरोसा नहीं करता। उसने बोला था कि आप मेरी डिफेंस को देखना, बट यूएस नहीं कर पा रहा। इसी के साथ साथ डॉलर के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है। जैसे कि रशिया को उसने फ्रीज कर दिया उसके एसेट, तो कल को इंडिया को भी कर सकता है। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। सिल्वर को काफ़ी सारे लोगों ने उठा करके सप्रेस करा हुआ है, जैसे जेपी मॉर्गन ने सप्रेस किया हुआ है, कॉमिक्स ने एमटीएफ में आकर के कई बार उस पर मार्जिन हटा दिया, जिससे सिल्वर गिर गया। लास्ट 10 साल के अंदर अगर मैं 2022 से पहले की बात करूं तो सिल्वर का भी पैसा बढ़ा ही नहीं, और अब रियल ग्रोथ आ चुकी है। सो ये सारी सिचुएशन आपको रखना पड़ेगा। लोग कहते हैं, आप कहते हो कि बिटकॉइन का कोई सेंस नहीं बनता। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड वे में मनी ट्रांसफर करता है, ये बैंक्स को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर बैंक्स को रिप्लेस करेगा तो क्या गवर्नमेंट इसे होने देगी? नहीं होने देगी। तो इन सब चीज़ों का यूज़ केस है अगर हम इन डेप्थ बात करेंगे तो इसके अंदर। सो पर्सनली मेरा मानना ये है, आप 50% सही हो, मेरे ख्याल से 50% कुछ हद तक हमें थोड़ी सी और चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सो बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी, बट मेरे हिसाब से आज की डेट में जिस सिचुएशन में हम यहाँ पर हैं, क्योंकि हम करंट सिचुएशन के ऊपर ही पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, इक्विटी आज भी अच्छा है,
लेकिन इसी के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो, मेरे हिसाब से ये तीनों भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। अगर सेम क्वेश्चन आज से आप मेरे से सिर्फ 2 साल पहले पूछते तो मैं गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो को रखता ही नहीं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन जो कंडीशंस मार्केट की आ जाती है कि हमें ये चीज़ रखनी पड़ेगी। हो सकता है 2 साल बाद दोबारा इन चीज़ों का सेंस ना बने, ठीक है, लेकिन आज तो सेंस बनता है। और इन्वेस्टिंग डायनेमिक होती है, इन्वेस्टिंग पैसिव नहीं होती कि भाई आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, चीज़ें चलती जा रही है। मार्केट, पॉलिटिक्स, ये सब आपस में कोरिलेट करते। किसे पता था कि ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये एक्चुअली ब्लॉक कर देगा, किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो डायनेमिक तरीके से अगर हम एलोकेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। बाकी जो क्वेश्चंस है इसको मैं आगे वाली वीडियोस में कवर कर लूँगा सर। कुमार एडिट का कमेंट है, कह रहे भाई आप कुछ अच्छे स्टॉक सजेस्ट करो, क्यों नहीं करते? मैंने पॉलीकैब में इन्वेस्ट किया था और निकाल दिया था, अब कुछ ग्रोथ स्टॉक्स रिकमेंड कीजिए। कुमार जी, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि जो मैं खरीद रहा हूँ, मैं श्रीराम फाइनेंस खरीद रहा हूँ, मैं मुथूट फाइनेंस खरीद रहा हूँ, मैं KPIT अभी होल्ड करके बैठा हूँ, मैं निफ्टी स्मॉल कैप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स को खरीद रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इनको खरीद रहा हूँ। मैं पॉलीकैब को दोबारा से खरीद रहा हूँ, जैसा आपने बोला मैंने भी एग्जिट किया था, मैं वापस से खरीद रहा हूँ। सो यही कुछ स्टॉक्स है जो मैं खरीद रहा हूँ। CDSL, BSE, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक्स है, मैं इनको खरीदता रहता हूँ। और मैं ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारता, मेरे को जो बिजनेस समझ आता है मैं उन्हीं को खरीदता रहता हूँ। मैं बहुत सारे 100 स्टॉक्स को इन्वेस्ट नहीं करता जिनके बारे में मुझे नहीं पता। मैं जिनको जानता हूँ सिर्फ मैं वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, वरना मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता। मेरे को बिजनेस पता हो, मैं कंफर्टेबल हूँ तभी इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि जिनका बिजनेस पता है सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्ट करो और सस्ते वैल्यूएशन पर करो। मोहम्मद इरशाद का कमेंट है, कह रहे सर अभी इस टाइम पे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर और सर ऑयल पे कहाँ पहुँच गए? ऑयल मत खरीदो भाई, जब ऑयल के बारे में हमें पता ही नहीं, हमें सिचुएशन ही नहीं पता, हम यहाँ पर फिर गैम्बल थोड़ा ना कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, राइट? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आपको अभी लेना है तो पोर्टफोलियो बनाओ, मतलब 50, 60, 70% आप इक्विटी में डालो, 10% के आसपास आप गोल्ड में डालो, 3, 4, 5% आप सिल्वर में डालो। अदर देन दैट आप थोड़ा इमरजेंसी फंड बना करके रखो एंड देन यू आर सॉर्टेड। ऑयल में मत जाओ, फंस जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जियो फाइनेंशियल्स अच्छा है, एटीट्यूड किलर का कमेंट है, वाह क्या नाम है आपका। बिल्कुल सर, जियो फाइनेंशियल अच्छा है, इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इसके। सो क्रैश में ज़्यादा करेक्शन आएगा इस वाले स्टॉक्स में, आ सकता है। अगर आप 10, 12, 15 साल के लिए रखते हो तो मुझे ख्याल से इट्स गुड। उससे कम में तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। इससे अच्छा अगर आप अभी लेना चाहते हो तो चोला ज़्यादा अच्छा सेंस बनाता है। बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे, आप वो भी देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो लेकिन आप थंबनेल बहुत ही मिसलीडिंग बनाते हो। सर थंबनेल मिसलीडिंग नहीं बनाता, थंबनेल के अंदर जो होता है वो कॉन्ट्रेरियन होता है, जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है मैं थंबनेल में वो लिखता हूँ, लेकिन आप उसे मिसलीडिंग कह सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रेरियन है, ये मिसलीडिंग नहीं है। इट्स अ कॉन्ट्रेरियन थंबनेल। थंबनेल के भी अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं कि जो आपने बोला, आपने पहले वर्ड में वो बोल दिया, लेकिन जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं थंबनेल में लिखता हूँ हमेशा, और उससे ही के ऊपर बेसिस पे मैं बनाता हूँ। चंपक लाल जी का कमेंट है, कह रहे मुन्ना कुछ दिन पहले तो बड़ी तेजी बोल रहे थे, लगा दी सबकी लंका। चंपक लाल जी, आज भी मैं तेजी बोल रहा हूँ, कल भी मैं तेजी से बोल रहा था, परसों भी तेजी से बोलूंगा। मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको करना है कर सकता है, जिसको नहीं करना मत कर सकता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, जब दुनिया में हर एक इंसान बोलने लगे ना बेच दो, शेयर बाजार बर्बाद हो जाएगा, जिसको कुछ नहीं आता, तो आप समझ जाओ कि अब ये टाइम आ चुका है एक असली इन्वेस्टर्स का स्टैंड लेने का, जब दुनिया डरी हुई है वहां पे इन्वेस्ट करने का। तो चंपक लाल जी आज भी उतना स्ट्रांग हो जितना मैं पहले था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।